नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीम एकेडमी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड सिलेबस के यूनिट 1 के सेट 8 को देखें और इसमें टॉपिक होगा शिक्षा के समाज शास्त्र ज्ञान। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज इसके वीडियो। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इस वीडियो में चाहे जो भी वीडियो आ रहे हैं सिलेबस के, वो सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं और सभी जांचे पर के प्रश्न है। प्रश्न यूं ही नहीं रखा जा रहा है, उसको अध्ययन करके और सीटेट में और पहले डीएलएड के पहले जो होते थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे 2014-16 बैच से पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव आने लगे थे, उसके पहले ऑब्जेक्टिव आते थे। आप किसी भी पुराने लोगों से आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे प्रश्नों का संग्रह है जो प्रश्न पूछेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का पहला प्रश्न। प्रश्न को जानने से पहले थोड़े से विस्तार से भी हम लोग चीजों की जानकारी लेंगे हर चीज की। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपके से आग्रह है, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि इससे आपका समर्थन मुझे प्राप्त होगा, आपका सपोर्ट मुझे प्राप्त होगा और दूसरा आपको भी लाभ होगा, क्योंकि आपके वाल पे जब सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई भी वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आपके वाल पे चला जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए, शिक्षाविदों द्वारा शिक्षा की परिभाषाएं दी गई। अब देखते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं दी गई। पहले वीडियो को शुरू करने से पहले इन सब चीजों को थोड़ा सा जब तक हम नहीं देखेंगे, पृष्ठभूमि को नहीं देखेंगे, चीजें लाभप्रद नहीं होगी और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। देखिए, बहुत सारे जो कथन है और परिभाषाएं हैं ये पूछे जाएंगे। डीएलएड जो है एक चिंतन से संबंधित चीजें तो देखना जरूरी है। प्लेटो ने शिक्षा के लिए क्या कहा है कि बालक की क्षमता के अनुरूप शिक्षा उसके शरीर और आत्मा का विकास करती है। बालक की क्षमता के अनुसार प्लेटो क्या करे, बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा किसके, उसके मतलब किसके, बच्चे के। बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा उसके शरीर और आत्मा का विकास करती है। उसके अलावा उन्होंने दूसरा शिक्षा की परिभाषा क्या दी थी, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ इसको याद कर जाना है। पहला यह उन्होंने बताया था कि बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा उसके शरीर और आत्मा का विकास करती है। दूसरा परिभाषा उन्होंने दिया था कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया शिक्षा है। क्लियर है। चलिए, सुकरात ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था। सुकरात ने शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अवश्य अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान विचारों को प्रकाश में लाना है। क्या शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य, जो दिख नहीं रहा है, अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान विचारों को प्रकाश में लाना, यानी मनुष्य के अंदर के मस्तिष्क में जो अदृश्य विचार हैं उसको आप उस विचारों को प्रकाश में लाना है। क्लियर है। ये किसका मानना है, ये सुकरात का मानना है। रेमेंट ने क्या कहा था कि शिक्षा मानव विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था से चलती है। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, वन लाइन आप है इसलिए प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आइए, विवेकानंद के अनुसार ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। शिक्षा को मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन करती है। शिक्षा को मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन कर। क्लियर है। चलिए, टैगोर ने क्या कहा, ये टैगोर से जो भी मैंने जिन भी विद्वानों को, शिक्षाविदों को रखा है, ये सारे के सारे जो परिभाषा है, डेफिनेशन, ये पूछे जाते हैं प्रश्नों को परीक्षाओं में। आइए देखते हैं क्या है। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। ये टैगोर ने ये कहा है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग बना सके कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए व्यक्त कर सके। क्लियर है। यह कहना है टैगोर का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पहला, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालक का चहुमुखी विकास, बालक में पढ़ने की कला का विकास करना, उसके बाद बालक को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना, पैसा कमाने के लिए तैयार करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। तो क्या होगा अगर देखा जाए, आप अपने ध्यान से सोचें, तो बालक का चहुमुखी विकास करना आपको लगता नहीं है कि ये सही है। तो बिल्कुल, बालक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बालक का चहुमुखी विकास, यानी सभी तरह के, यानी सर्वांगीण विकास हो बालक, यानी शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य होता है। किसी एक पक्षीय आपको विकास का उद्देश्य शिक्षा का नहीं होता है, उसके चहुमुखी विकास का उद्देश्य होता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण की क्रिया
में दो कर्म होते हैं, एक व्यक्ति का और दूसरा वस्तु का। क्या प्रश्न है कि शिक्षण की क्रिया में दो कर्म होते हैं, कौन? एक व्यक्ति का और दूसरा वस्तु का। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हर्बर्ट, जॉन एडम्स, रूसो, प्लेटो, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर देखा जाए तो शिक्षण की क्रिया में दो कर्म, व्यक्ति और वस्तु। तो ये कथन आपका है बी। जॉन एडम्स ने ये कहा है कि शिक्षा की क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक व्यक्ति का होता है और एक दूसरा वस्तु का होता है। चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आपका, शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है। हम सभी जानते हैं एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेयर से हुई। अब एडुकेयर जो है ये किस भाषा का शब्द है? हम सभी जानते हैं शिक्षा का मतलब एजुकेशन है, और एजुकेशन बना किससे है? एडुकेयर से है। एडुकेयर किस भाषा से है? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन या चीनी? अगर देखा जाए तो इसका उत्तर होगा लैटिन, जिसको शायद हम लोग जानते हो। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विधि में कितने प्रकार के अपवर्त पाए जाते हैं? आप देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान एक किताब भी है, और इसके लेखक कौन है? अगर आपके दिमाग में आता है तो जरूर मुझे लिख के बताएं, गूगल की सहायता नहीं लें। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि में कितने प्रकार के अपवर्त पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 6। तो उत्तर अगर देखेंगे इसका उत्तर होगा 3 प्रकार के अपवर्त पाए जाते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि में कितने प्रकार के अपवर्त हैं? 3 प्रकार के अपवर्त हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। किस विधि के माध्यम से सबसे सही आंकड़े तथा तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं? कौन सी विधि से? प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि, विभेदक विधि, सभी के माध्यम से। उत्तर यहाँ हो जाएगा आपका ए, प्रयोगात्मक विधि से। यही ना होता है साइंस की विधि, यही ना होती है कि इसके माध्यम से सही आंकड़े और आपको तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। किसके? प्रयोग के विधि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि किसकी रचना है? यह एक पुस्तक है। शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि किसकी रचना है? डॉक्टर कल्पना पांडे, डॉक्टर शंकर सनन श्रीवास्तव, एआरबी दोनों, डॉक्टर भूषण भार्गव। अगर इसका उत्तर देखेंगे तो ये जो पुस्तक है ये दो लोगों की मिली जुली रचना है, यानी ए और बी, कल्पना पांडे और डॉक्टर शंकर सनन श्रीवास्तव। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सी यहां आंसर मिल गया हमको। चलिए आगे देखते हैं। औसग दसौ, यह ग्रंथ का नाम है। कितना अलग सा नाम है ना, औसौ दसौ नामक ग्रंथ जो है किस दर्शन से संबंधित है? ये किसी दर्शन से लिया गया है। ये किस दर्शन से संबंधित? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सिख दर्शन या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? अगर देखा जाए तो औसग दशौ ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है? ये जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए इस ग्रंथ में, ये कौन से ग्रंथ में? इस ग्रंथ में औसौ, इस ग्रंथ में मानव विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया गया। इसलिए शिक्षा के मनोविज्ञान में यानी मनोवैज्ञानिक अध्ययन में इसका आपको चर्चा की जाती है और इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें बताया गया, इस ग्रंथ में बताया गया है कि जो मानव विकास की जो 8 अवस्थाएं हैं उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। क्लियर है? इसलिए यहाँ इसको पढ़ना और जानना प्रासंगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीजों की। इन सब चीजों को अगर नहीं जानेंगे तो बाल विकास और शिक्षा के मनोविज्ञान को समझना निरर्थक। आइए इसको देखते हैं और आप इसे नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा, ताकि जो भी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूं ये सारे के सारे अपने आप में एक एक प्रश्न है। चलिए देखते हैं। अब कई प्रतिमान होते हैं, उन प्रतिमानों के आधार पर विकास की कुछ हद तक भविष्यवाणी भी की जाती है। अब देखिए क्या प्रतिमान है। अब देखिएगा बच्चों की आदतें देखिएगा। बच्चा जब जन्म के समय में क्या होता है, उसकी क्रिया कायिक क्रिया होती है और क्या करता है, टुकुर टुकुर ताकता है जन्म के समय। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं क्रिया होता है और खाली टुकुर टुकुर देखता है। जब वो बच्चा 4 सप्ताह का होता है तो उसका क्या होता है, नयन संचालन नियंत्रण, यानी आंखों का जो है ना, आंखों का जो चलाना है उसका वो कंट्रोल कर लेता है। वो इधर देखेगा तो ये एक साइड देखेगा, फिर दूसरी साइड देखेगा तो दूसरी तरह की नयन का जो वो है ना, वो एक ही तरफ, आंख एक ही तरह रहती है, यानी आंखों का चलाना ये नियंत्रित कर लेता है। 16 सप्ताह का जब होता है तो सिर चलाना, ये अपने संतुलित ढंग से अपना सिर चलाने लगता है, इधर उधर मुड़ना शुरू हो जाएगा। आपको 4 सप्ताह में आंख चलाने लगेगा, लेकिन 16 सप्ताह में सिर चलाने लगेगा। 28 सप्ताह का जब होगा तो ये हाथ चलाना, पकड़ना, कुछ कुछ क्रिया करना। बच्चों की ये आदतें हैं और ये आदतें पूछी जाती है प्रश्न में।
28 सप्ताह का जब होता है बच्चा, तो हाथ से इसमें क्या कौन सा विकास होता है? हाथ चलाना, पकड़ना, कुछ कुछ क्रिया करना। चलिए, उसके बाद 40 सप्ताह में कौन सा विकास होता है? धड़, उंगली संचालन, बैठना, घुटनों के बल सरकना। ये 40 सप्ताह का जब बच्चा होता है, उस तरह की आपको उस तरह की क्रिया का विकास बच्चों में हो जाता है। 12 माह का होता है, यानी साल भर का होता है, तो हाथ पांव का संचालन और खड़ा होना। 18 माह का होता है तो उच्चारण, शब्द, वाक्यांश बच्चे क्या करते हैं? ये करने लगते। 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो मलमूत्र त्याग पर उसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैंट में ही कर देगा। जब वो आपको हो जाता है 2 वर्ष का, तो उन सब चीजों पर उसका बच्चों का नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद आता है आपका 3 वर्ष। जब 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो बोली और वाक्य बद बोली, अब जो है ना वाक्यों को एक साथ जोड़ के वो बोलना शुरू कर देता है। 3 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद 4 वर्ष का जब बच्चा होता है तो क्या हो, आकार और संख्या के संप्रत्यय वो आपको समझने लगता है। उसके बाद 5 वर्ष का जब बच्चा होता है उसको सामाजिकता समझ में आने लगती है। ये बच्चों के आयु के अनुसार उसके विकास और उसकी आदतों में, उसके काम में, उसके कार्य में ये है। तो इसको आपको लिख के और याद करके रखना है। पूछा जाता है प्रश्न, किस आपको उम्र में बच्चे कौन कौन सी क्रिया करते हैं, उम्र दे देगा और उसमें बता देगा बच्चा निम्न से कई सारे कार्य दे देगा, वो पूछ देगा। आइए आगे देखते हैं, भी बहुत सारी चीजें जानना बाकी है। अब देखिए, अब बच्चों के काल को, विकास की अवस्थाओं को अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग तरीके से माना। अब सेले का वर्गीकरण क्या कहता है, हम इस पे आधारित आगे प्रश्न देखेंगे, इस पे आधारित हम आगे प्रश्न देखेंगे, इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है। अब देखिए, सेले ने क्या वर्गीकरण किया? सेले ने मानव विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। क्या? पहला, शैशव काल, बाल्यकाल और किशोरावस्था। शैशव काल को इन्होंने कहा कि 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे को हम के आयु के जो बच्चे होंगे उनको हम शैशव काल कहेंगे, और जो बच्चे 5 वर्ष से 12 वर्ष के होंगे उनको हम कहेंगे आपको बाल्यकाल। उसके बाद 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के अवस्था को हम क्या कहेंगे? किशोरावस्था कहें। क्लियर है? चलिए आगे है रॉस का वर्गीकरण। रॉस क्या कहता है? रॉस के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये सेले ने कहा है, रॉस का वर्गीकरण ये है। रॉस का वर्गीकरण जो है, रॉस के द्वारा प्रस्तुत मानव विकास की अवस्थाओं के वर्गीकरण को निम्नलिखित सारणी से दर्शाया गया। देखिए रॉस क्या कहते हैं। शैशव काल को इन्होंने माना है 1 वर्ष से 3 वर्ष, आरंभिक बालकाल माना है 3 वर्ष से 6 वर्ष, उत्तर बालकाल माना है 6 से 12, और किशोरावस्था माना है इन्होंने 12 से 18। इसको ध्यान रखिएगा, रॉस को कम से कम रॉस को जरूर ध्यान रखिएगा। रॉस के शैशव काल 1 से 3, आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6, उत्तर बालकाल 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। आगे है कॉलसैनी का वर्गीकरण। कॉलसैनिक ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि गर्भाधारण से आपको ये जन्म तक, ये पूर्व जन्म काल। उसके बाद आपका है शैशव काल को इन्होंने माना है जन्म से 3 से 4 माह तक, शैशव काल इन्होंने माना है 3 से 4 माह बस। उसके बाद आरंभिक शैशव काल इन्होंने 1 से लेके 15 माह तक माना है, उत्तर शैशव काल 15 से 30 माह, पूर्व बाल्यकाल इन्होंने 2.5 माह से लेके 5 वर्ष तक को इन्होंने पूर्व का बाल्यकाल माना है। मध्य बालकाल इन्होंने माना है 5 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल इन्होंने 9 वर्ष से 12 वर्ष तक माना है। यानी इन्होंने बाल्यकाल को पूर्व, मध्य और उत्तर में बांटा। उसके बाद उन्होंने शैशव काल को भी इन्होंने बांटा है, शैशव काल भी बांटा है, आरंभिक शैशव काल और उत्तर शैशव काल, इस रूप में इन्होंने बांटा है। आगे देखते हैं अब किशोरावस्था को कॉलसैनिक ने क्या माना है। कॉलसैनिक ने किशोरावस्था को 12 से लेकर 15 वर्ष तक माना है। अब उत्तर किशोरावस्था को 15 से वर्ष 21 वर्ष तक माना है। इन्होंने इसको किशोरावस्था के 21 वर्ष तक माना है। ये सामान्यतः हम जानते हैं कि 18 वर्ष तक होता है, लेकिन सारे विद्वानों का मत अलग अलग है। ठीक है ना, हम कॉलसैनिक के अनुसार ये पूछ देता है किस विद्वान ने किशोरावस्था को 21 वर्ष तक माना है, ये दे देगा उसमें कॉलसैनिक। प्रश्न में कुछ नहीं करेगा, बस किशोरावस्था को 21 वर्ष तक मानेगा। तो जब तक ये जानकारी हमारे पास नहीं रहेगी हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। आइए देखते हैं हॉरलॉक। हॉरलॉक क्या कहते हैं? हॉरलॉक कहते हैं कि गर्भावस्था या गर्भाधान से लेके 280 दिन तक माना जाता है। गर्भावस्था 280 दिन तक, कब से? गर्भाधान से लेके 280 दिन तक माना जाता है। प्रारंभिक शैशव काल, प्रारंभिक शैशव काल जन्म से लेकर आपको 2 सप्ताह तक का समय प्रारंभिक शैशव काल माना जाता है। कब तक? 2 सप्ताह जन्म से लेकर प्रारंभिक शैशव। शैशवावस्था, ये शैशव है,
न कि शैशव काल है, प्रारंभिक शैशव। उसके बाद शैशवावस्था है, 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की आयु को हरलॉक ने शैशवावस्था माना है, इसको याद करके रखिए। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की आयु को हरलॉक ने बाल्यावस्था कहा। कब तक कहा है? 13 वर्ष तक बाल्यावस्था कहा है। किसने? हरलॉक ने। हरलॉक ने इस बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है 2 वर्ष से आपको 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, और एक बांटा है आपने 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष। 2 वर्ष से जो 6 वर्ष तक की आयु है, इसको इन्होंने आपको क्या कहा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। और इसको इन्होंने तो इसको उत्तर बाल्यावस्था कहा है। 6 वर्ष से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है, और आपको 2 वर्ष से 6 वर्ष तक को आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। क्लियर? इसको ध्यान रखने की जरूरत। आइए अब हम देख लेते हैं ये क्या है आपका नीचे वाला जो है, इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, इसको चला गया है। चलिए आगे देख लेते हैं ये क्या है। ये है हमारा किशोरावस्था की बात है। यहाँ किशोरावस्था को हरलॉक ने 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, अभी मैंने चर्चा किया था इससे 21 वर्ष वाले थे, और सैनिक ने इसको 21 वर्ष माना था, वर्ष तक आयु को किशोरावस्था के रूप में माना जाता है। इन्हों 13 वर्ष से 12 वर्ष तक तो बाल्यावस्था, 13 वर्ष से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था इन्होंने माना है 18 वर्ष से ऊपर की आयु को प्रौढ़ावस्था कही जाती है। और प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। 18 से 40 प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, 40 से 60 मध्य प्रौढ़ावस्था, और 60 से ऊपर जो होता है उत्तर प्रौढ़ावस्था। और उत्तर प्रौढ़ावस्था में ही जब व्यक्ति पहुंच जाता है, इसको रिटायरमेंट दी जाती है। आइए, हमने जाना कई लोगों के अलग अलग अपने अपने मत के बारे में जाना कि बच्चों का मत क्या है, इसमें से किसका मत जो है आपको सर्वमान्य है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वो सामने हमारे यहाँ भी किया। पहले देख लेते हैं अर्नेस्ट जॉन का वर्गीकरण क्या कहता है। अर्नेस्ट जॉन ने कहा है कि शैशवावस्था 0 यानी 5 वर्ष से या 6 वर्ष तक को ये अर्नेस्ट जॉन ने माना है 5 से या 0 यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक को शैशवावस्था कहा है। और बाल्यावस्था इन्होंने कहा है यानी 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इन्होंने कहा किशोरावस्था इन्होंने कहा है 12 से 18 वर्ष। यहाँ भी 18 वर्ष आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी 18 वर्ष आपका आ रहा है। प्रौढ़ावस्था इन्होंने 18 से, हम लोग कंफ्यूज हो गए। कई सारे लोगों ने रॉस का देखा, सेले का देखा, कॉल्सेवी का देखा, हरलॉक का देखा, अभी हमारे सामने जोन्स का है, लेकिन इससे सर्वमान्य कौन है? आप एक चीज ध्यान से दीजिएगा कि 18 वर्ष जो है ना, सब जगह लगभग जगह 12 से 18 यूं कहें 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था माना जाता है, और इसके ऊपर आपको किशोरावस्था माना जाता है, और 18 तक किशोरावस्था माना जाता है लगभग लोगों को, यही है, ठीक है। तो यहाँ जो इतने सारे हमने उपयुक्त विवरण में हरलॉक द्वारा जो प्रस्तुत वर्गीकरण है, सूक्ष्म और अधिकतर लोगों द्वारा मान्य है, वही वर्गीकरण सर्वमान्य होता है, उसी वर्गीकरण को माना जाता है। उस वर्गीकरण को यदि आपने उतार लिया होगा तो उस वर्गीकरण को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये वर्गीकरण है बच्चों के असाओं के बारे में। तो ध्यान रखिए, केवल एक ही एक कॉल्सेरिक जो थे वो 21 तक माना था, और ये अपने आप में प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। वह प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत चलती रहती है, उसे कहते हैं विकास, प्रशिक्षण, अध्ययन, अधिगम। तो क्या है विकास? विकास की प्रक्रिया जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत चलती रहती है, वृद्धि की नहीं। हम आगे चर्चा करेंगे विकास और वृद्धि में क्या अंतर। विकास की जो प्रवृत्ति है ना, वो हमेशा चलती रहती है, वो अनवरत रहती है विकास की, न कि वृद्धि की। अनुवांशिकता व्यक्ति की कितनी प्रमुख विशेषताओं को निर्धारित करता है? अनुवांशिकता जो है व्यक्ति की कितनी प्रमुख विशेषताओं को निर्धारित करता है? 2, 4, 6, 10। अनुवांशिकता जो है बच्चों के आपको 4 आपको विशेषताओं को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो कौन कौन से? वो आपका हो गया शारीरिक संरचना, शारीरिक रसायन, स्नायु तंत्र और बुद्धि। कौन कौन? शारीरिक संरचना, शारीरिक रसायन और स्नायु तंत्र। अनुवांशिकता व्यक्ति की इन 4 विशेषताओं को निर्धारित करता है। क्लियर है ना? ये 4 व्यक्ति का जो वो है विशेषता है, इसको निर्धारित करता है कौन? व्यक्ति की अनुवांशिकता। ध्यान रखिएगा, इसको रट जाना है। व्यक्ति की संरचना, उसकी रसायन, उसकी स्नायु तंत्र और उसकी बुद्धि। चलिए आगे देखते हैं। ईर्ष्या के संवेग का प्रदर्शन बालक कितने वर्ष की आयु के पश्चात करने लगता है? अब देखिए संवेग आ गया, और संवेग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब इसमें है ईर्ष्या, अलग अलग प्रकार की संवेग होते हैं बच्चों में, अलग अलग उम्र में अलग अलग संवेग, इस पे जानेंगे हम। ईर्ष्या के संवेग का प्रदर्शन बालक कितने वर्ष के आयु के पश्चात करने लगता है? 6 माह, 1 वर्ष, 15 माह और 4 वर्ष। तो यहाँ उत्तर देखेंगे तो यहाँ 15 माह के बच्चे जो है ना,
उनमें ईर्ष्या का भाव आने लगता है। ये संवेग जो है 15 माह के में आप बच्चा जो हो जाता है तो ईर्ष्या का भाव उसमें आने लगता है। ठीक है ना, मान लिया छोटा बच्चा है, कुछ देर पहले कोई उसको खूब खिलाता, देखेगा कि हमको नहीं खिला के किसी और को खिलाने लगता है, वहां बच्चा वो आ करने लगता है, यानी रोने लगता है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ईर्ष्या तो बनने लगी ना, ये भाव है और बच्चों में 15 माह के बच्चों में होना शुरू हो जाता है, आ जाता है, ये संवेग उत्पन्न हो जाता है। आगे हम जानेंगे संवेग के बारे में। आइए देखेंगे, हमारे सामने आ ही गया संवेग। जन्म के समय जो संवेग है से उत्तेजना, 1 मास में पीड़ा और आनंद रूपी संवेग होता है बच्चों में, 3 मास का होने पर क्रोध का रूपी संवेग होता है, 4 माह में परेशानी, 5 माह में डर, 10 माह में प्रेम। डर जो है इससे पहले नहीं पहुंचती है आपको, 10 माह में प्रेम और 15 मास में ईर्ष्या, जो अभी हमारे सामने प्रश्न बन के था, 2 वर्ष में खुशी। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको 1 माह तक बच्चा रहा तो उसमें क्रोध ही सब इत्यादि नहीं होता, लेकिन 3 मास का जब बच्चा होता है तो क्रोध जैसे संवेग उसमें आने लगता है। ठीक है, डर 15 मास में डर वाली बात, 5 मास में बच्चा जो होता है तो उसको डर जैसा संवेग उसमें आने लगता है। ये संवेग, इसको आपको रट जाना है, इसको याद कर जाना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 वर्ष की आयु में एक बालक का शब्द भंडार लगभग कितना है? 100, 200, 400, 500। 5 वर्ष कितना उम्र है? 5 वर्ष। और क्या पूछ रहा है? शब्द भंडार। तो 5 वर्ष में कितना होता है अगर देखा जाए तो 5 वर्ष में बच्चों का शब्द भंडार 100 होता है। कितना? 100 होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विकास और वृद्धि में अंतर। कुछ देर पहले हमने जो जाना था कि विकास की जो आपकी प्रक्रिया है ये अनवरत मृत्यु तक चलती है, लेकिन वृद्धि का ऐसा है नहीं। आगे देखते हैं, विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि क्या होता है? संख्यात्मक और परिणात्मक होता है। ये दोनों में अंतर है। विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता है। एक उम्र तक जाके आपके शरीर की वृद्धि रुक जाती है ना, वो वृद्धि है, वो विकास नहीं। ठीक है, तो व्यक्ति जो है ना एक उम्र के बाद उसका विकास, उसका वृद्धि रुक जाता है। तो यानी विकास जीवन पर्यंत चलता है लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता है। विकास की वृद्धि का ये प्रश्न बन जाता है, इसी को प्रश्न बना देता है कि निम्न में से जीवन पर्यंत कौन चलता है? वृद्धि, विकास आदि कुछ और भी दे देगा, इसी को अलग तरीके से बना देगा। ठीक है, विकास पर वृद्धि का प्रभाव हमेशा हो यह जरूरी नहीं। विकास पर वृद्धि का प्रभाव हमेशा हो यह जरूरी नहीं, पर वृद्धि पर विकास का प्रभाव हमेशा रहता है। ये जो 6 पॉइंट दिए गए, 6 पॉइंट अपने आप में कई सारे प्रश्न, ये 6 ही प्रश्न नहीं है, ये 10-20 प्रश्न है अपने आप में। तो इसको मैंने एक जगह ला दिया है। विकास, देखिए विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है, दिखता है और नहीं भी दिखता है विकास। और वृद्धि जो है कि प्रत्यक्ष होता है। वृद्धि जब भी होगा, कोई चीज बढ़ेगा घटेगा तो दिखता है, लेकिन विकास जो है ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और नहीं भी दिख सकता है। यानी देखिए अगला 5वां क्या है? समस्त अंगों के समन्वयात्मक समग्र का बोध विकास। और 6ठा, शरीर के किसी विशिष्ट अंग या उपांग का परिवर्तन वृद्धि। क्लियर है। चलिए, गुणों में परिवर्तन होता रहता है और आकार, भार और संख्या में परिवर्तन, ये इसके गुणों में परिवर्तन होता है। और यहाँ जो वृद्धि में क्या होता है? आकार में, भार में और संख्या में परिवर्तन होता है। ये वृद्धि का अपने आप में एक आपका तत्व हो गया। तो यहाँ गुणों में परिवर्तन होता है, यानी विकास का संबंध गुण से है और आकार, भार, संख्या का संबंध वृद्धि से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न है हमारे पास। व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाई जाने वाली भिन्नताएं या अंतर क्या कहलाता है? फिर से देखते हैं, व्यक्तियों में किसी एक विशेषता और अनेक विशेषताओं को लेकर पाए जाने वाली भिन्नताएं या अंतर क्या कहलाता है? व्यक्तिक ज्ञान, व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक बोध, निजी उपागम। तो क्या कहलाता है? यह व्यक्तिक ज्ञान कहलाता है। क्या है? विशेषता है, तो विशेषता की बात है तो यहाँ ये व्यक्तिक ज्ञान है। क्या है? व्यक्तिक ज्ञान। चलिए आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। वहां व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होगी। सभी व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों का चुनाव अपनी किस प्रकार की जरूरतों के आधार पर करते हैं? सभी व्यक्ति किसका चुनाव? अपने जीवन मूल्यों का चुनाव किस प्रकार की जरूरतों के आधार पर करते हैं? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक या सामाजिक, यानी इन सभी के आधार पर। तो जो व्यक्ति जो है अपने शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, सामाजिक सभी प्रकार की जरूरतों के आधार पर अपने जीवन मूल्यों का
चुनाव करता है, ठीक है ना, उसी के अनुसार वो अपने जीवन मूल्य अपने निर्धारित करता है। चलिए आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण किसका, सिलेबस का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण किसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, शिक्षक को, स्कूल को, छात्र को, शिक्षा अधिकारियों, किसको, शिक्षा अधिकारियों का। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आप किसको देख के किया जाता है, सीधी सी बात है, जो जवाब आपके मन ने दिया है वही। स्कूल को और शिक्षक को देख के तो किया नहीं जाएगा, किसको देख के किया जाएगा, आपको छात्र को देख के किया जाएगा। किस चीज का, पाठ्यक्रम का निर्धारण। पढ़ना तो बच्चों को है ना, उसकी उम्र के सापेक्ष, उसकी समझ के सापेक्ष, इन सब चीजों के सापेक्ष आपको पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये बुद्धि के परिवर्त के प्रकार, इसको जानना जरूरी है। आगे इसके और डिटेल से हम लोग अभी बात करेंगे। अभी थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। पहले नीचे से चलते हैं। 25 से नीचे जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है, और 25 से 50 जो होता है वो मूड, आपको उसको क्या कहते हैं, मूड बुद्धि कहते हैं। और 50 से 60 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको मूर्ख कहते हैं। और 70 से 80 जो होता है इसको निर्मल बुद्धि कहते हैं। और 80 से 90 जो होता है वो मंद बुद्धि कहलाता है। और 90 से 110 वाले को सामान्य बुद्धि कहा जाता है। 90 से जो जिसकी बुद्धि लब्धि 110 होता है उसको सामान्य बुद्धि कहा जाता है। और इसको कैसे बुद्धि लब्धि निकालते हैं इसको हम बाद में बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। 110 से 120 को उत्कृष्ट बुद्धि कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। 110 से लेके 120 को उत्कृष्ट बुद्धि कहा जाता है, और 120 से लेके 140 तक के बुद्धि लब्धि को प्रखर बुद्धि कहा जाता है। और यह प्रश्न, इस प्रश्न से ज्यादा यह पूछा जाता है, यानी 140 से लेके 200 तक को प्रतिभाशाली आपको बच्चा माना जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इस चीज को याद कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। वीडियो को रोक करके आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के देखें, स्पीड बढ़ा, अगर स्पीड लगता है तो आप उसको स्लो करके जरूर देखें, और वीडियो को रोक के आप उस जरूर नोट करें। चलिए आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों की तुलना में ज्यादा होती है, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों की तुलना में ज्यादा होती है, तो क्या कहते हैं आप, जैसे देखिएगा ना, उस तुलना को देखिएगा, उससे तुलना में ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं, बी, प्रतिभाशाली। इसको क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं। सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक, सर्वोच्च बुद्धि लब्धि। अब क्या है, यहाँ औसत बालक की तुलना में ज्यादा होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक में निम्न गुण पाए जाते हैं, कौन से, अमूर्त चिंतन, जिज्ञासु प्रवृत्ति, संवेगात्मक दृढ़ता, या ये सभी कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा तो आपको उत्तर जो मन में कह रहा होगा ये सारे के सारे। अगर एक प्रतिभाशाली बालक है तो उसमें जो है ये अमूर्त चिंतन भी होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति भी उसकी होती है, और संवेगात्मक दृढ़ता भी होती है, ठीक है, वो दृढ़ निश्चय भी होता है। तो ये प्रतिभाशाली बालक में ये गुण आपको होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, विद्यालयवार संपन्नीकरण, यह एक मॉडल है। संपन्नीकरण मॉडल किससे संबंधित है, विद्यालयवार संपन्नीकरण मॉडल किससे संबंधित है, बालकों के प्रतिभाशाली बनाने से, बालकों के पढ़ने की रुचि जागृत करने से, बालकों में अधिगम कौशल को विकास करने में, और बालकों का भावात्मक विकास करने में। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है। तो विद्यालयवार संपन्नीकरण मॉडल जो है यह आपको है बालकों के को प्रतिभाशाली बनाने में। यह एक मॉडल लाया गया कि जो बालक को प्रतिभाशाली बनाने के लिए इस मॉडल को इस्तेमाल किया गया, और इसका नाम क्या है, संपन्नीकरण। इसका नाम है संपन्नीकरण। क्लियर है, याद रखना है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट बालक, उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास नामक पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है विशिष्ट बालक, उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पी रामास्वामी, महेश भार्गवत, चतुरानंद भट्ट, पी एस सिंधु, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है आपका ए, पी रामास्वामी। क्या है उत्तर इसका, इसका उत्तर है आपको पी रामास्वामी। क्या है पुस्तक का नाम, विशिष्ट बालक, उनकी शिक्षा और पुनर्वास। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान चूंकि हिंदी में लिखी गई है तो इसको ध्यान रखिएगा। नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पी रामास्वामी, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, चतुरानंद भट्ट, पी एस सिंधु। इन निम्न में से अगर देखा जाए तो डॉक्टर आपको अरुण कुमार सिंह ने शिक्षा मनोविज्ञान में पुस्तक का लेखन किया है, ठीक है। चलिए अगला है डोल 1943
में कितनी कसौटियों के आधार पर मानसिक मध्यता को परिभाषित किया था? बहुत शानदार प्रश्न। 2, 4, 5, 6। तो अगर देखा जाए तो यहाँ उत्तर होगा 6 कसौटियों पर डोल ने यह मानसिक मध्यता को परिभाषित किया था। कि बहुत ही आपको फेमस ये कसौटी है, ये सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 माता निम्न में से किस और या किन बीमारी से पीड़ित होती है तो बालक मानसिक रूप से मंद हो सकता है। कैन बी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी, इनमें से सभी। अब देखिए, अगर माता इन बीमारियों से अगर ग्रसित रहेगी तो बच्चा जो है वो मानसिक रूप से मंद हो सकता है। तो इसमें से उत्तर क्या होगा, कौन सी बीमारी? डी, यानी इन सभी। यानी अगर मधुमेह से है, ग्रसित है, उसका हाई ब्लड प्रेशर है, या गुर्दे की उसकी बीमारी है, अगर तीनों कहानी है उसके, यानी तीनों चीज से ग्रसित है, इसका प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पे पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एनोक्सिया क्या है? एनोक्सिया बालक के बोलने की स्थिति, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त हो जाने की समस्या। तो इसमें अगर उत्तर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है डी, यानी मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? एनोक्सिया। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सृजनशीलता। सृजनशीलता में क्या है? मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की आपको मानसिक प्रक्रिया है। सृजनशीलता की यह परिभाषा किसने दी है? सृजनशीलता क्रोएनको, डिहान एंड हेम्बिंगहर्स्ट, गिलफोर्ड, टॉरेंट। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा क्रू एंड क्रू। इसको यानी सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। इसको क्रू एंड क्रू ने ये परिभाषा दिया था। क्लियर है? अब देखते हैं सृजनशीलता की प्रक्रिया में निम्न में से किसका अर्थ अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिव्यक्ति से होता है? सृजनशीलता की प्रक्रिया में निम्न में से किसका अर्थ अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिव्यक्ति से होता है? लचीलापन, प्रवाह, मौलिकता, विस्तार। किसका? इसमें उत्तर अगर देखा जाए तो किसका होगा? देखिए उत्तर होगा इसका लचीलापन, प्रवाह। तो यहां उत्तर होगा आपका प्रवाह। क्लियर है? सृजनशीलता की प्रक्रिया में निम्न में से किसका अर्थ अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिव्यक्ति से होता है? तो क्या होगा? वो प्रवाह। क्लियर है? चलिए सृजनशीलता का प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया? सृजनशीलता का प्रक्रिया सिद्धांत मोस्ट बेबी प्रश्न। आइए टेलर, फ्रायड, आपको एसआरईटी, हॉर्न, किसने दिया सृजनशीलता की प्रक्रिया सिद्धांत? किसकी सृजनशीलता की प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया? सी एस आरईटी। किसने दिया था? एस आरईटी ने दिया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी किसने प्रतिपादित किया? मेहदी वाकर, गार्डन, ओसबोर्न, टॉरेंस। किसने? वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसका उत्तर होगा मेहदी वाकर ने। मेहदी वाकर ने वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी का प्रतिपादन किया था। याद करना है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं, इन सब चीजों को। सारे प्रश्न उसी तरह से। एक ठोस पाठ्यक्रम से छात्रों की सृजनशीलता पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? एक ठोस पाठ्यक्रम से छात्रों के सृजनशीलता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? वो कम होती है। अगर ठोस पाठ्यक्रम होगा तो सृजनशीलता क्या कम होती है, बढ़ती है? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिर रहती है। क्या है? अगर उत्तर देखा जाए तो वह बढ़ती है। और यहाँ एक चीज और जान लीजिए, बढ़ती है। थ्रेशोल्ड मॉडल एक लाया गया, इसमें सृजनशीलता के लिए बुद्धि का एक विशेष स्तर। ये सृजनशीलता मॉडल जो था, सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का एक विशेष स्तर, इसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड मॉडल। क्लियर है? हाँ, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक जरूर करें। और यदि आपको लगता है कि लाभप्रद है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट और समर्थन जरूर बना के रखें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।